5th. नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खास मुज़ाकरात तेलंगाना डिबेट में। आज बात करेंगे तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और सीएम चंद्रशेखर राव के टकराव की। तेलंगाना में मरकजी हुक्मरान जमात बीजेपी और रियासत की रूलिंग पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। हालिया दिनों मरकज और रियासत के दरमियान दूरियों में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसका असर रियासती गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जैसे आईनी ओहदों पर भी दिखाई दे रहा है। गवर्नर और सीएम के दरमियान इख्तलाफात दिल्ली पहुंच गए हैं। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने रियासती यानी तेलंगाना हुकूमत पर गवर्नर के ओहदे की मुबैना तौर पर तौहीन करने और प्रोटोकॉल का ख्याल न रखने की शिकायत की है। कहा गया है कि वजीर आला गवर्नर को अहम सरकारी कामों में मदऊ करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली के बजट इजलास में गवर्नर को मुश्तरका खुतबा देने के लिए मदऊ नहीं किया गया। जिला मुल्क में कबायली फेस्टिवल में प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। यादाद्री मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर को मदऊ नहीं किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत और गवर्नर के दरमियान इख्तलाफात 2 फाइलों को वापस करने के बाद से शुरू हुए हैं, ऐसा समझा जा रहा है। सीएम चंद्रशेखर राव गवर्नर से नाराज हो गए। इसके साथ ही गवर्नर ऑफिस यानी राजभवन और सीएम कैंप ऑफिस यानी प्रगति भवन के दरमियान टकराव देखा जा रहा है। हुकूमत ने गवर्नर कोटे से एमएलसी के लिए कौशिक रेड्डी की सिफारिश की थी। गवर्नर ने क्या किया? गवर्नर ने हुकूमत की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया और कानून साज काउंसिल के अबूरी चेयरमैन की मियाद में तोसी से भी गवर्नर ने इनकार कर दिया। ऐसा समझा जाता है कि इसके बाद दोनों में सर्द जंग शुरू हो गई है। गवर्नर मामले पर बीजेपी कांग्रेस ने टीआरएस हुकूमत को निशाना बनाया है। बीजेपी ने आइन में तब्दील करने केसीआर की कोशिश करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने हुकूमत पर नाकामियों को छिपाने के लिए गवर्नर का मसला उठाने का इल्जाम लगाया है। उधर टीआरएस गवर्नर के ओहदे को नजरअंदाज करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और मरकज के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत लाने का टीआरएस ने ऐलान कर दिया है। तेलंगाना के वुज़रा ने किसानों से मुकम्मल धान खरीदने की मांग को लेकर 11 अप्रैल को दिल्ली में एहतजाज करने का ऐलान किया है। तो ये जो पूरे मामले हैं, अलग अलग मुद्दों से जोड़कर ये एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। दरअसल इसमें कौन अपना क्या शेयर लेना चाहता है, किस तरह का सियासी फायदा हासिल होना चाहता है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कृष्णा, चेयरमैन हैं टीएसएमडीसी यानी टीआरएस के लीडर हैं। हमारे साथ इरफान कादरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल क्रिएटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी से हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि एनवी सुभाष हमारे साथ होंगे, तर्जुमान बीजेपी, बल्कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा कृष्णांक साहब से, जो टीआरएस के लीडर हैं। कृष्णांक साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आज हमने जिस मुद्दे पर ये मुज़ाकरा रखा है, ये डिबेट रखी है कि जो गवर्नर हैं और जो सीएम ऑफिस है, इनके बीच एक टकराव देखा जा रहा है, क्या आप मानते हैं कि ऐसा है? देखिए, टकराव तो हमारे तरफ से कुछ नहीं है आजम साहब, पर बड़ा सियासत तो वो खेल रहे हैं कि गवर्नर जी, उनको अचानक याद आ गया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए सियासत कर रहे, जिस तरह से दूसरे राष्ट्र में भी हो रहे। वेस्ट बंगाल में भी वैसे ही हो रहा है, दूसरे राष्ट्रों में भी हो रहे हैं। तमिलनाडु में वैसे ही किया है, कर्नाटक में भी वैसे ही किया है, महाराष्ट्र में भी वैसे ही किया है, मध्य प्रदेश में भी वैसे ही वो लोग सरकार में आए हैं। आज तेलंगाना में भी यही करना चाह रहे, क्योंकि अगर देखेंगे इल्जाम आइन को कौन तौहीन कर रहे, गवर्नर साहिबा कर रही है। अगर हम पे कोई इल्जाम देने थे या कोई रिपोर्ट दर्ज करना था, फिर राष्ट्रपति जी को देना था, वही आर्टिकल 356 कहता है। पर
पहुंच गए अमित शाह जी को बताने, नरेंद्र मोदी जी को बताने, ये कैसा आइन को मानना है, ये तो संविधान के खिलाफ है। उतना ही नहीं, देखिए अगर एक एमएलसी को वापस वो हमारा जो प्रपोजल था उसको वापस करना था कि वो एक पॉलिटिशियन है, तो गवर्नर साहिब अभी पॉलिटिशियन ही है। वो कैसे भूल रहे कि वो तो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। इधर राजनीति करने के लिए वो ऐसे दरार पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर याद करेंगे कि तेलंगाना के संघर्ष के समय भी हमारे पार्टी को और नरसिम्हन जी को बहुत सारा गैप था, पर फिर भी तेलंगाना राष्ट्र आने के बाद दोनों मुख्यमंत्री साहब और गवर्नर मिलके काम करे। और इनके साथ भी अगर याद करेंगे, इनके परिवार में जब इंतकाल हुआ इनके परिवार के लोगों का, केसीआर जी पहुंचे, उनके साथ सहानुभूति दी। उतना ही नहीं, जब इनके हस्बैंड उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला तब भी केसीआर जी वहां पे गए, उनको शुभकामनाएं दी। सारा कैबिनेट भी उनको स्वीकार किया हमने। और गवर्नर साहिबा ने हर वक्त, हर मर्तबा जब कभी मौका मिला, उन्होंने तेलंगाना को भूल के राजनीति करने के लिए हॉस्पिटल्स को जाके वहां पे नेगेटिव कमेंट सरकार के खिलाफ। रिपब्लिक डे के दिन उन्होंने 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देने का भाषण दिया। बल्कि सच ये है कि अब तक केंद्र सरकार से हमें 8 मेडिकल कॉलेज नहीं मिले। तो क्या करना चाह रही है गवर्नर साहब? लेकिन अगर गवर्नर किसी रियासत के किसी भी स्टेट का गवर्नर अगर ये कहता है कि जो असेंबली का जो मुश्तरका इजलास जब बुलाया जाता है उसमें खुतबा देने के लिए भी मदऊ नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया असेंबली सेशन से पहले जो गवर्नर का एड्रेस होना चाहिए, तो ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि काफी मतलब सीरियस क्लेम है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं पूरे अफेयर्स से, स्टेट के अफेयर्स उन्हें आइसोलेट कर दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं आजम साहब, ये तो आइन का वो पॉइंट है कि सेशन कहीं डिसरप्ट ही नहीं हुआ। वो उनके भाषण में तो उन्होंने रिपब्लिक डे में केंद्र सरकार के लिए भाषणबाजी की है। फिर भी हम क्या कहना चाह रही है, आप देखिए मीडिया के सामने वो आए, खुद के राष्ट्र सरकार के बारे में वो लोग आज गवर्नर साहिबा बुरा भला कह रही है। और आज इतना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट उनसे आया कि बोला गवर्नर जी ने कि अगर वो चाहती थी तो राष्ट्र सरकार को गिरा सकती थी। अब बोलिए कौन अपमान कर रहा है एक सरकार को? क्योंकि वो नहीं, यहां की जो जनता है, यहां के जो अवाम है, इन्होंने केसीआर जी के सरकार को जिताया। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। एनवी सुभाष हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान बीजेपी। सुभाष जी, सीधा एक सवाल ये उठ रहा है कि जो टीआरएस के लीडर कह रहे हैं कि वो खुद इस तरह से बिहेवियर उनका ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी का कोई फंक्शनरी ऐसा कर रहा है। अगर उनको कुछ रिजर्वेशंस थी, अगर उनके कुछ क्लेम्स था, तो उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर उनसे शेयर करने की बजाय वो वजीर आजम से मिलती हैं या वो होम मिनिस्टर से दिल्ली में मिलती हैं, वहां शिकायत करती हैं, जैसा टीआरएस के लीडर कह रहे हैं। क्या आप इसे मानते हैं कि ये बात सिर्फ इतनी है जो कही जा रही है, या इसके अंदर कुछ और इश्यूज हैं जो छुपे हैं? 1-2 मिनट हमारा बात भी टीआरएस नेता को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें क्या है, सीएम केसीआर किसी को भी नहीं सुनता। बोलो तो अगर कोई उनका दफ्तर में काम कर रहे हैं, उनका बात नहीं सुनता तो उनको ट्रांसफर करते हैं, उनका ऑफिसर को, उनका मंत्रियों को, उनका एमएलए एमपी को, किसी को भी। आप पिछले 8 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना के जनता कि अगर उनका बात कोई नहीं सुनते, उनको एकदम दूर कर देते हैं और उनको पॉलिटिकली उसको एकदम खत्म कर देते। तो सीएम साहब ने फरवरी 1 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया कि हम देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी ये बोलते बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोग ये पैदा करते हैं कि क्या गवर्नर से ये शुरू हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का बोल तो ये तो मतलब वो एक्चुअली गवर्नर से चेंज किया, क्योंकि वो प्रोटोकॉल नहीं मानता है। अगर प्रधानमंत्री इधर हैदराबाद आए तो प्रोटोकॉल को वो एकदम
बाहर रख के वो अपना सीएम एयरपोर्ट पे नहीं जाता। फिर गवर्नर को इतना इतना बार इतना अवमान किया कि कोई भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोई भी राज्यपाल को इतना अवमान कोई भी नहीं किया जैसा अपना केसीआर कर रहे। क्यों ये दूर क्यों पैदा हो बोले तो अगर गवर्नर सीएम का बात नहीं सुनता तो ये सब गैप ये सब बोलते बढ़ते जा रहे। कौशिक रेड्डी का बोलते एक एग्जांपल दे दूं मैं। कौशिक रेड्डी का जो नॉमिनेशन जो गवर्नर कोटा से जो अपना शुरू हुआ वो गवर्नर को क्या प्रोरोगेटिव नहीं रहता बोलते गवर्नर कोटा में एक अच्छा आदमी को जैसा जितना भी है उसका उसमें उनको वो बोलते अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने का उसको हक रहता है गवर्नर। और गवर्नर को प्रोटोकॉल का इतना बोलते इतना दूर डाल दिया। अभी 2 महीने से देख रहे हैं हम कंप्लीटली वो जस्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्यों ये सब क्यों हो रहा बोलो तो गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सीएम का बात नहीं मान रही है। तो इसका कुछ डिफरेंस होते रहता। अगर बातचीत अगर अच्छा है तो बातचीत अगर बैठे तो जैसा लेकिन टीआरएस के लीडर कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है और लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कम और ऐसा अगर है किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन वो ज्यादा कर रही है। ये टीआरएस का कहना है। देखिए अभी गवर्नर का पोस्ट या राष्ट्रपति का पोस्ट और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट आया तो वो किसी से पार्टी से होगा ना, इधर कांग्रेस से होगा या टीआरएस से होगा, जिसी से पार्टी से होगा। वो इस्तीफा देने के बाद प्राइमरी मेंबरशिप इस्तीफा देने के बाद ही वो उसका पद के ऊपर रहता है। नहीं, लेकिन मुझे इस सवाल का एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के अपने मेहमान के पास जाऊंगा कि अगर कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ शिकायत हैं या कुछ रिफॉर्म्स की बात करनी है तो ये गवर्नर पहले राष्ट्रपति से मिलेंगे, उनसे ये बात रखेंगे या वजीर दाखिला या पीएम से करेंगी। टीआरएस के जो हमारे मेहमान ने सवाल पूछा है मैं उसका जवाब आपसे लेना चाहता हूं। गवर्नर को जो ऑलमोस्ट 6 महीने से यही अपना गैप बढ़ती जा रहा है। पहले सीएम से अपॉइंटमेंट मांगी तो सीएम तो आया नहीं, एटलीस्ट उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी नहीं भिजाया। चीफ सेक्रेटरी भी आज तक गवर्नर राजभवन के पास आके गवर्नर से मिला नहीं। तो सब होने के बाद ही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को शिकायत करते तो ये 6 महीने में जितना भी हुआ ठीक है। हम क्या कृषांक जी क्या ये बात सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट से भी ये बात कही है, बाद में पीएम या होम मिनिस्टर से मिली वो? अब ये तो नया समाचार निकल गया, ये आपके मीडिया के माध्यम से भी नहीं आया। तो पीछे क्या क्या कर रहे, क्या राजनीति कर रहे? ये तो ये तो बड़ा समाचार है, बड़ा न्यूज है, ये बड़ा न्यूज है आजम साहब। अभी तक किसी को भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है कैसे रिपोर्ट जा रहे हैं। यही क्या अर्थ है? चलिए मैं ठीक है, मैं समझ गया, छोटा सा रिएक्शन लेना था। अब मेरे को थोड़ा मौका दीजिए, मैं इरफान साहब के पास जाता हूं। इरफान कादी जनरल सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के। इरफान, 2-3 चीजें हैं, गवर्नर और सीएम, यानी सीएम ऑफिस और गवर्नर जो ऑफिस है उसमें राजभवन, उसमें एक टकराव कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मगरबी बंगाल भी है और ये टकराव महाराष्ट्र में भी देखा जाता है जहां आप जो है वहां हुकूमत में शामिल हैं, एमवीए की हुकूमत में शामिल हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या टीआरएस अपने मौकफ पर सही है जो टीआरएस कहना चाहता है, या फिर यह कि यह सिर्फ आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी है कि भाई अब अलग अलग हो जाओ, अपना अपना जो है दायरा बढ़ाते जाओ और अपने तौर पर तशहीर करो, जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है? देखिए, चाहे आपने 2 जगहों की मिसाल दी है विशाल आजम साहब जी, एक वेस्ट बंगाल की और जो है जहां हमारी सरकार है महाराष्ट्र में। देखिए, गवर्नर और हुकूमत के बीच में चाहे जितने भी टकराव हो, लेकिन प्रोटोकॉल हमेशा याद रखना चाहिए सरकारों को। मगर किसी सरकार ने, चाहे बंगाल की सरकार हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी ने गवर्नर को नजरअंदाज नहीं किया था। लेकिन तेलंगाना की सरकार ने
प्रोटोकॉल को जो है ना, मतलब जो इज्जत देनी चाहिए गवर्नर को, वो नहीं दी है। चाहे वो बजट सेक्शन के दौरान उनकी स्पीच का मामला हो, चाहे 26 जनवरी के टाइम पे जो उनका इवेंट था उस टाइम पे नहीं जाना, इसका मतलब सीधे सीधे प्रोटोकॉल की जो है तौहीन है, मतलब गवर्नर की तौहीन कर रहे हैं ये लोग। अब ये बात मैं एक मुख्तसर सी बात करते हुए जानना चाहता हूं कि इस पे जो भी हो रहा है, गवर्नर की जो उनकी जो बेइज्जत कर रहे हैं, उसके लिए हम सख्त टीआरएस के खिलाफ जो है मजम्मत करते हैं। लेकिन मैं विशाल आजम साहब आपको यहां से थोड़ा सा आप दूसरी तरफ मूव करना चाहूंगा, क्योंकि ये बीजेपी और टीआरएस जो है दोनों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, ये लोग मुद्दे भटकाने की राजनीति आता हूं आपके पास। आप इन दोनों के पास इतने जी नहीं, मैं दोनों की बात ये करना चाह रहा हूं जी। तेलंगाना सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये दोनों मुद्दे भटकाने की खातिर जो है इन ऐसे चीजों को ला रहे हैं। अवाम को इससे क्या मतलब है? हाँ, यकीनन गवर्नर का एक ओहदा बड़ा बहुत इज्जत वाला ओहदा होता है, उन्हें प्रोटोकॉल देना चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ हम जो है, हम बिल्कुल टीआरएस के खिलाफ है। लेकिन टीआरएस या फिर बीजेपी इस मुद्दों से हटके बात ये कर सकती है, बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, क्यों डिबेट पब्लिक की आवाज नहीं उठाती है? और ये जो केसीआर साहब जब ये बजट सेक्शन रखे, क्यों 40 दिन क्यों नहीं लगाए? मिनिमम 15-20 दिन के अंदर बजट सेक्शन खत्म कर दिए। तो इसका मतलब ये जो है ना, राजनीति इनकी जो चल रही है, ये किंगडम वाली चल रही है। आप अपोजिशन की आवाज सुन नहीं देते, चाहे अगर अपोजिशन अगर चाहे आपके पास अगर कुछ बात करता है तो उसे बैन कर दे रहे, और आप जो है ना अपनी मनमानी करके 10-15 दिन के अंदर बजट सेक्शन खत्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं विशाल आजम साहब, मैं इस मुद्दे से हटकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो टीआरएस और चाहे बीजेपी हो, सेंट्रल में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें जो बढ़ा रही है, उसमें जो है ना बीजेपी की बहुत बड़ा वो है। और दूसरा अगर स्टेट में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, आप देखिए कितनी बढ़ावा हो रहा। आप 2004 से लेकर 2014 में कांग्रेस की सरकार में देखें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गैस के ऊपर रेट बढ़ाती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बेशक एक मुद्दा है, लेकिन उस पर फिर बात कर लेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि टीआरएस और बीजेपी दोनों आवाम को इन मुद्दों से हटाकर रखना चाहती है, इसीलिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। लेकिन कृषक के पास में आता हूं। कृषक चेयरमैन है टीएसएमडीसी के और टीआरएस के लीडर भी हैं, जाहिर है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं इरफान के इस कमेंट पर कि आपकी अपनी छोटी बड़ी जो भी कोताहियां हैं, कमियां हैं, अगर गवर्नर ने कुछ किया, कुछ फाइलों को वापस भेजा तो अपने इख्तियारात के तहत वापस भेजा, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि आप प्रोटोकॉल को जो है बिल्कुल डिनाई कर दें? देखिए, एक बात हमें जाननी चाहिए कि आइन में गवर्नर साहिबा को थोड़े पावर्स है। अगर कोई अधिकारी ने उनके पावर्स को बेदखल किया या ठीक से नहीं देखा तो वो डायरेक्टली पुल अप कर सकती है, समन कर सकती है या लिख सकती है। क्या उन्होंने किया? कुछ लिखा, कुछ लेख लिखा, सीधे पहुंच गए होम मंत्री और प्रधानमंत्री के पास। और एक बात, टीआरएस के मैं खायद से एक बात पूछना चाहूंगा, आप गवर्नर को नजरअंदाज करने की वजह क्या है वो बता दीजिए। क्यों जब बजट सेक्शन होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के उस पर जो है ना, स्टेट उसकी कामयाबी बताकर स्पीच देती है, वो स्पीच देने क्यों नहीं लगाए आप? क्या राजनीति नहीं है आपकी किंगडम शाही? आजम साहब, इरफान थोड़ा रुक जाए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं कृषांक जी, बोलें। अभी मेरे भाई इरफान साहब का वॉइस जो है इको हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इसलिए बहुत नॉइसी है। उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि बजट सेशन में या असेंबली सेशन से पहले क्यों नहीं गवर्नर को आपने इनवाइट किया एड्रेस के? आजम साहब, यही प्रश्न उन्होंने 3 बार पूछा, मैं वही जवाब देने वाला हूं। ये लीगल प्रोविजन में है। और एक बात, मैं इतिहास को हम नहीं भूले, 2 समाधान देना चाहता हूं मैं इनका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का। कृपया करके वेस्ट बंगाल का लास्ट सेशन देखिए, वहां पे भी स्पीकर जो गवर्नर है उनका एड्रेस सेशन में नहीं हुआ, ये जानिए आप। और एक चीज, महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं ना, जब एमएलसी के उसमें डिले उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का किया, वो तो कोर्ट तक पहुंचे, वहां की सरकार वर्सेस गवर्नर बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंची, हम सड़क पे नहीं उतरे। आज गवर्नर साहिबा स्ट्रीट फाइट कर रही है, हम स्ट्रीट फाइट कर रहे हैं, हम स्ट्रीट फाइट में नहीं मानते। आज ये जानिए, कांग्रेस आज बीजेपी के गुण गा रही है शायद, पर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, ये जानिए आप, गुजारिश करते हैं। ठीक है, एनवी सुभाष भी कुछ कहना चाह रहे थे। सुभाष साहब बोले। मोदी साहब के गुण गा रहे हैं भाई साहब। सुनिए, हमारा बारी है। एनवी सुभाष प्लीज। इरफान, मैं आपके पास आता हूं। हाँ,
कृषांक ने बार बार इल्जाम लगा रहा है कि गवर्नर साहिबा क्यों अपना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास गए। पहले पिछले 6 महीने से जितना भी मुद्दे है, जितना भी ऑर्डर्स है, उसका एक्सप्लेनेशन के लिए सीएम को पूछा तो सीएम भी आया नहीं, या कैबिनेट उसका कंसर्न मिनिस्टर भी आया नहीं। उसका बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया। चीफ सेक्रेटरी आज तक राजभवन के पास उसका अंदर भी नहीं गए। और ये सब जानने के बाद, जैसा देखिए अभी गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो तो मानना पड़ता कि सरकार का जो भी मुद्दा है उसको अप्रूव करना पड़ता, मगर ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। तो उसका भी कुछ अधिकार होता है कि बिकॉज वो देश की भलाई के लिए और अपना तेलंगाना राज्य के भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, वो अपना खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ उसके बारे में कुछ डिस्कशंस को बोले तो आज तक कोई भी सेक्रेटरी नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते बोले तो ये सीएम इतना बोलते वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना वो बोलते वो उनको क्या है, अगर फाइल भेजा है तो बस वो सिग्नेचर करना फिर वापस करना। इसके पहले जो गवर्नर थे ईवीएल नरसिम्हन, वो तो कांग्रेस पार्टी का था। ये मतलब नहीं कि वो कांग्रेस का सपोर्ट करता। बीजेपी ने कंटिन्यू भी किया, बीजेपी ने कंटिन्यू, क्यों आधा सच क्यों बोल रहे? बीजेपी ने कंटिन्यू भी किया नरसिम्हन जी को। हमारा मुस्गेड क्यों कर रहे हैं यार, मुस्गेड क्यों कर रहे हो? 5 साल उनको हटाए नहीं, 5 साल के बाद ही दूसरा अपना जी ये गवर्नर को लेके आए। तो ये सब डिफरेंसेस क्यों आता कि ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता, तो उसमें एक कार्डियल रिलेशन मेंटेन करना पड़ता, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, प्रोटोकॉल वायलेशन। अच्छा, इरफान ने यह सवाल उठाया है कि बीजेपी टीआरएस आपस में लगता है सेटिंग कर लिया इन्होंने, और अवाम के जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन सब से नजर हटाने के लिए ऐसे चीजों पर वो ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। एनवी सुभाष साहब, क्या जवाब है इसका? एक बात ये बोलना चाहूंगा, इन दोनों के लिए पूछना चाहूंगा कि मेरी बात ये सुन लीजिए, 2 सेकंड में बोलना चाहूंगा कि किसान का जो मुद्दा है, इन दोनों बैठ के आप अब यहाँ पे ही बात करें। न्यूज 18 उर्दू के इस डिबेट में ही बताए कि किसान का जो फसल है ये कौन खरीद रही, बताओ। सेंट्रल भी खरीदने से मना कर रहा है, स्टेट भी खरीदने से मना कर रहा है, तो किसान कहां जाए? किसान अपनी फसल लेके कहां जाए? और आज बेरोजगारी देखिए कितनी बढ़ गई, 5,000 ये एक अच्छा पॉइंट है इरफान साहब, थोड़ा आप रुक जाएं। मैं कृषांक से भी इसका जवाब लेना चाहूंगा और एनवी सुभाष से भी। किसानों के धान कौन खरीदेगा? सुभाष साहब पहले आप बताएं, कौन खरीदेगा धान? टीआरएस सरकार बनेगा, टीआरएस सरकार खरीदना पड़ेगा। कोई भी किसान अभी रोड के ऊपर नहीं आए, सिर्फ किसान के नेता जो टीआरएस का लीडर है, जो कांग्रेस का लीडर है, वही अभी हड़ताल कर रहे हैं। कोई भी किसान आज तक सड़क के ऊपर नहीं आया कि हमारा ये पैडी पूरा। लेकिन टीआरएस तो वहां जाके दिल्ली में इस पर एहतजाज कर रही है। जाने दीजिए अभी उसको। अब देखिए अभी उधर अगर दिल्ली भी जाना है वो तो कौन रोक रहा है उसको? मगर पहले कृषांक साहब, क्या मामला है? आप दिल्ली में जाके क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आपकी पार्टी वहां क्यों एहतजाज कर रही है किसानों के मुद्दे पर? आजम साहब, हर कोई इस देश के हर कोई अवाम को मालूम है फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, एफसीआई गोडाउन्स किसके कंट्रोल में होते हैं, ये सभी को मालूम है। और भाजपा के केंद्र मंत्री किशन रेड्डी जी का स्टेटमेंट और बंडी संजय जो स्टेट प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सभी को याद है कि हम खरीदवाएंगे, केंद्र खरीदेगा, हर दाना खरीदेगा, पूरा खरीदेगा। अब खरीदिए भाई साहब, हम पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, वहां तेलंगाना में भी लड़ रहे, अभी बिल्कुल हम दिल्ली में है, पूरा सरकार इधर हम लड़ने वाले हैं। हम दोनों कांग्रेस और बीजेपी के भाइयों को पूछ रहे हैं, भाई आप क्यों पार्लियामेंट में बात नहीं कर रहे? तेलंगाना किसान के लिए बात करिए, राजनीति के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं। क्यों उठ के बात नहीं? सर देख लीजिए टीआरएस के लीडर साहब, जब 1 साल प्रोटेस्ट जब किसानों का हुआ तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जो है ना उसके खिलाफ बात कर रही थी। आपके एमपी तो बाइकआउट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपने कुछ बात नहीं किया। जब अहम बिल आते थे तो टीआरएस के एमपी जो है बाइकआउट करके चले आते थे बाहर। क्या ये पब्लिक नहीं देखी? बिल्कुल देखी। और ये बीजेपी के लोग इन दोनों ने मिलकर ये तेलंगाना स्टेट को लूट रहा है और दूसरा जो है ना देश को लूट रहा है। महंगाई तो आखिरी बढ़ गई, लेकिन इस पे बात नहीं। अब ये बोल रहे कि एक बंदा बोल रहा है कि तेलंगाना खरीदना चाहिए, एक बंदा बोल रहा है स्टेट को खरीदना चाहिए, सेंट्रल खरीदना चाहिए।
अरे भाई मुद्दा किसानों को कैसा होगा? इरफान, किसानों का आपका कैसा सवाल होगा? समझ में आ गया। आप बोलेंगे तो दूसरी की आवाज हम सुन नहीं पाएंगे। आपका सवाल हमने सुन लिया है। जी कृष्ण, जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में जब किसानों के फेवर में कांग्रेस आवाज उठाई तो टीआरएस क्यों नहीं साथ दे रही थी? सवाल यह है। दान के बारे में बात किया है इन्होंने? मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दान के बारे में मुझे दिखाइए 3 जो उनके एमपी है उन्होंने बात किया? आई डोंट थिंक सो, उन्होंने बात नहीं की। दिया मैंने बता रहा हूं ना, आप देखिए, आप यूट्यूब निकालिए, अभी अभी चेक कीजिए। चलो ठीक है, वो इशू फिर भी थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। यहां पर हमारा फोकस इसी बात को लेकर है कि आखिर ये जो गवर्नर यानी राजभवन और सीएम ऑफिस के बीच ये जो दूरी बढ़ती जा रही है, क्या ये दूरी मजीद बढ़ती ही जाएगी या फिर ये दूरी नजदीकी में भी बदलेगी? कृष्णांक साहब, इसका एक छोटा सा जवाब चाहिए। क्या हो जाए कि ये दूरियां कम हो जाएंगी? आजम साहब, केसीआर साहब इंस्टीट्यूशंस को मानते हैं, हम रेस्पेक्ट भी देते हैं, हम मर्यादा देते हैं। कोई भी गवर्नर रहने दीजिए, हमने वो दी है ये गवर्नर साहिबा को भी। पर अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो हम भी राजनीति से ही हम भी समाधान देंगे। अगर वो गवर्नर की तरह रहेंगे तो अच्छा है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए कल राहुल जी ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया, इंस्टीट्यूशंस को खराब कर रहे हैं, सही है, पर स्टेट कांग्रेस आज बीजेपी की लाइन ले रही है। दे आर सपोर्टिंग बीजेपी। वो लोग, अरे गवर्नर साहिबा ने धमका दिया कि सरकार को गिराना था तो गिरा देती थी, वो इतना बड़ा धमकी दे दिया और आज कांग्रेस अभी भी गवर्नर साहिबा को सपोर्ट कर रही है। दिस इज अनडेमोक्रेटिक, संविधान के खिलाफ है। एक प्रजा जीते हुए ये बिल्कुल सही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होता है, उसमें क्या कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक अप्रोच, एक एमिकेबल रिलेशनशिप ये बहुत जरूरी होती है कि आप किस तरह से एक दूसरे की इज्जत करते हुए एक दूसरे से अपना काम भी निकाल लें, आइन जो है उसकी शक्ल वो भी पूरी हो जाए। अब हमारे पास इजाजत नहीं है मजीद मुझे बातचीत आगे करने की, वक्त कम रह गया है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। अब मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। आदाब।